टॉपिक था हमारा रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जो लेसन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका था और इसके क्वेश्चन सर्स हम आज करेंगे। तो क्वेश्चन सर्स हैं हमारे बेटा, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है। तो मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह अपने अतीत से चिपका रहता है, कि जो मनुष्य का अतीत है वो उस अपने अतीत की बातें जो है मनुष्य करता रहता है। तो सबको जो है अपना अतीत सदैव जो है बहुत सुखदाई लगता है। जो हमारा अतीत का ज़माना था, जो हमारा भूतकाल था, जो बीत चुका है, वो सभी को सुखदाई लगता है। अपने अतीत की बातों को याद करके वह मन ही मन प्रसन्न होता रहता है। राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद भी अपने अतीत को याद करते हैं, किंतु उनका अपने अतीत की तुलना वर्तमान से करना उचित नहीं है। समय सदा एक सा नहीं रहता, उसमें परिवर्तन आता रहता है। यह आवश्यक नहीं कि जो पहले था वह आज भी रहे। इसी प्रकार अतीत में भी सभी चीजें अच्छी नहीं होती। कुछ चीजें अतीत में अच्छी रही होंगी तो कुछ चीजें वर्तमान में भी अच्छी होंगी। यानी कि यहाँ पर जो राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद अपने अतीत की बारे में अपने अतीत को सबसे अच्छा बताते हैं। तो बेटा जो मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे अतीत में अच्छी रही हों और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमारे वर्तमान में भी अच्छी हों। तो ऐसा नहीं है कि बात-बात पर उनका एक हमारा ज़माना था करना तर्क संगत हो। केवल अतीत से चिपके रहकर वर्तमान की बुराई करना तर्क संगत नहीं है। अतीत और वर्तमान दोनों में सदा सामंजस्य बिठाकर चलना चाहिए। यानी कि जो हमारी जो परिस्थितियां हैं बेटा अतीत की, जो वर्तमान के अकॉर्डिंग सही नहीं बैठती हैं, हमें उन परिस्थितियों को बदल देना चाहिए। यानी कि हमें अतीत और वर्तमान में सामंजस्य बिठाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास किस व्यवस्था को उजागर करता है। व्यवस्था होती है लाचारी, कि राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाना और विवाह जब उनका करता है तो उस चीज को छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विशेषता को उजागर करता है। तो राम स्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाता है, वह मानता है कि लड़कियों के लिए भी शिक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी लड़कों के लिए। वह नारी शिक्षा का पक्षधर है, किंतु जब उसे गोपाल प्रसाद के लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करना होता है तो वह अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाता है। एक लड़की का पिता होने की व्यवस्था उससे ऐसा करवाती है। राम स्वरूप चाहता है कि उसकी बेटी का विवाह गोपाल प्रसाद के लड़के शंकर से हो जाए और वह इसी कारण जो है अपनी बेटी की जो शिक्षा है उसको छिपाता है। एक लड़की का पिता होने के नाते यह उसकी व्यवस्था है, यह उसकी लाचारी है कि वह अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाता है और वह चाहता है कि गोपाल प्रसाद के बेटे से उसका रिश्ता हो जाए। और परंतु गोपाल प्रसाद चाहते हैं कि उनकी जो बहू है वो पढ़ी लिखी न हो, अतः राम स्वरूप को विवश होकर अपनी लड़की की उच्च शिक्षा को छिपाना पड़ता है, लाचार होकर विवश होकर। राम स्वरूप अपनी बेटी का रिश्ता गोपाल प्रसाद के बेटे से तय करता है। अपनी बेटी का रिश्ता जो है उमा से किस प्रकार के व्यवहार की वो अपेक्षा कर रहा है नहीं है, कि राम स्वरूप क्या चाहता है अपनी बेटी कि वह किस, तो राम स्वरूप चाहता है अपनी बेटी का रिश्ता गोपाल प्रसाद के बेटे शंकर से तय करना चाह। गोपाल प्रसाद उनकी बेटी से तरह तरह के सवाल पूछते हैं। राम स्वरूप चाहता है कि उनकी बेटी उमा उनके सभी सवालों का उत्तर बड़े सहज भाव से दे। वह यह भी चाहता है कि गोपाल प्रसाद के द्वारा पूछे गए बेहुदा प्रश्नों के भी वह चुपचाप उत्तर देती जाए। गोपाल प्रसाद कौन था बेटा? उसका ससुर। किसका? उमा का। तो उमा है राम स्वरूप, वो ये चाहते हैं कि जो भी सवालों के जो उत्तर है वो चाहे ससुराल होने ससुराल वाले वो वैसे दे। तो इस
तरह की जो है वो अपेक्षा करता है, क्योंकि वे लड़के वाले हैं। और जितना भी वे स्वरूप चाहता है कि उसकी बेटी जो है उसे चुपचाप सहन करती जाए। राम स्वरूप का अपनी बेटी से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करना बिल्कुल गलत है। आजकल लड़का और लड़की दोनों में कोई किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रह गया है। दोनों ही बराबर की शिक्षा के अधिकारी हैं और विवाह के समय केवल लड़की होने के कारण उसे चुपचाप अपमान सहना पड़ता है। यह उचित नहीं है कि लड़की है तो वह अपमान सहे, ऐसा उचित यह बात उचित नहीं है। लड़का की बराबर सम्मान के अधिकारी है कि लड़का और लड़की दोनों को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। इस पाठ में जो है लेखक यही जो है समझाना चाहता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा। फोर्थ क्वेश्चन है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। गोपाल प्रसाद अपने लड़के शंकर का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप के घर आते हैं। वे विवाह के बारे में बातचीत करते हैं और विवाह को बिजनेस कहते हैं। बिजनेस का अर्थ होता है व्यापार, और व्यापार में निर्जीव वस्तुओं को खरीदा है, ये तो आप सब जानते हैं। वो एक बिजनेस तो नहीं कह सकते ना हम। अतः उनके द्वारा जो विवाह जैसे पवित्र बंधन को बिजनेस कहना जो है सरासर गलत बात है। दूसरी ओर राम स्वरूप गोपाल प्रसाद के पुत्र के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए की उच्च शिक्षा को छिपा प्रसाद की बहू चाहता है, बेटी की शिक्षा मैं जैसे तैसे स्वरूप द्वारा अपनी बेटी की नापसंद का ध्यान में रखना और जबरन उसका विवाह करना भी उचित नहीं है। अतः गोपाल राम स्वरूप दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। देखिए, गोपाल प्रसाद तो विवाह को बिजनेस मानता है। बिजनेस में क्या है बेटा? निर्जीव वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है। तो विवाह को बिजनेस मानना यहाँ जो है गोपाल प्रसाद जी बिल्कुल गलत है। और दूसरा, अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाना और ये चाहना कि जितना भी वे अपमान करें, उनकी होने वाले ससुराल वाले उतना ही बेटी सहन कर गलत है। ये अपराधी हैं कौन? गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप। गोपाल प्रसाद कौन है बेटा? गोपाल प्रसाद हैं उमा के होने वाले ससुर और राम स्वरूप है उनके पिता। आपके लाडले बेटे की रीढ़ भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? लाल प्रसाद अपने
हाँ जी बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो है कि शीर्षक की सत्ता को रीढ़ की हड्डी क्यों रखा गया है? तो रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक इकाई है कि जो हमारी पुरानी मान्यताएँ हैं, वो रूढ़ियाँ हैं, जिनको आज की परिस्थितियों के अनुसार सही नहीं है। उन पर प्रहार किया है। गोपाल प्रसाद अपने बेटे के लिए पढ़ी-लिखी किंतु बहुत सुंदर भी हैं। उसे गाना, बजाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और सभी काम जो है आते हैं। वो उमा से तरह-तरह के सवाल पूछते हैं। उनमें लड़के का पिता होने की बहुत ऐंठ है। किनमें? गोपाल प्रसाद जी में। वे चाहते हैं कि लड़का है, वो किसी भी प्रकार से पूर्ण वह चरित्रहीन भी है, यानी कि कैरेक्टरलेस भी है, और जो शारीरिक दृष्टि से भी, मतलब फिजिकली भी वो सही नहीं है, क्योंकि वह पूरे देखो आर्थिक रूप से भी वह पूरी तरह अपने पिता पर आश्रित है, कुछ करता भी नहीं है और ठीक तरह से खड़ा भी नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी है ही नहीं। इस प्रकार इस एकांकी का शीर्षक जो है, रीढ़ की हड्डी, बिल्कुल सार्थक है, सही है। कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? तो कथा वस्तु के आधार पर एकांकी की मुख्य पात्र उमा है। कोई भी लेखक जिस पात्र के माध्यम से अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है, वही कथा वस्तु का मुख्य पात्र होता है। इस एकांकी में भी लेखक ने अपने उद्देश्य की पूर्ति उमा के माध्यम से की है। उमा ही स्पष्ट करती है कि वर्तमान समाज में लड़का और लड़की का भेदभाव करना उचित नहीं है। दोनों को समान अधिकार और बराबर सम्मान मिलना चाहिए। अब वह समय नहीं रहा जब लड़की घर की चारदीवारी में बंद रहती है। रिश्ता तय करते समय लड़की से तरह-तरह के सवाल करके उसे अपमानित करना भी उचित नहीं है। इस प्रकार लेखक ने उमा के माध्यम से हमारे समाज के कुछ लोगों की दकियानुसी विचारधारा पर चोट की है। दकियानुसी पुरानी विचारधारा जो वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार सही नहीं है। तो उमा ही इस एकांकी की मुख्य पात्रा है। एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं, कि गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप दोनों का चरित्र कैसा है। तो एकांकी में जो राम स्वरूप है, एक लड़की का पिता है और गोपाल प्रसाद एक लड़के का पिता है। राम स्वरूप में जहाँ एक और लड़की के का पिता होने के कारण एक अनावश्यक व्यवस्था है, वह लाचार है, वहीं गोपाल प्रसाद में लड़के का पिता होने की ऐंठ है। रामस्वरूप अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, वह किसी भी प्रकार अपनी बेटी का रिश्ता गोपाल प्रसाद के बेटे से करना चाहता है। इसी कारण वह अपनी बेटी को उच्च शिक्षा को छुपाता है और जरा-जरा सी बात पर झुंझलाने वाला व्यक्ति है। उसके नौकर उसके उसके नौकर और उसके बीच हुई बातचीत से उसकी झुंझलाहट को का पता चलता है। वह नारी शिक्षा का पक्षधर तो है, किंतु नारी को पूर्ण अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। इसी कारण वह उमा द्वारा गोपाल प्रसाद की खरी-खोटी सुनाने पर परेशान हो उठता है। दूसरी ओर गोपाल प्रसाद तो नारी का शत्रु ही दिखाई देता है। वह नारी की शिक्षा का प्रबल विरोधी है। वह आज भी नारी को घर की चारदीवारी में बंद करके रखना चाहता है। वह अत्यंत दकियानुसी पुरानी विचारधारा का है और अपने अतीत से चिपका रहने वाला व्यक्ति है। उसके मत में इस संसार में समस्त सम्मान और अधिकारों का एकमात्र हकदार पुरुष है। यानी कि वह पुरुष प्रधान समाज को ही महत्व देता है। गोपाल प्रसाद एक आत्म प्रशंसक व्यक्ति है। उसे अपनी प्रशंसा स्वयं करके आनंद की अनुभूति होती है। इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। इस एकांकी का उद्देश्य क्या है? इस एकांकी में लेखक जो है, वह स्पष्ट करता है कि लड़के और लड़की में भेदभाव करना उचित नहीं है। लड़की भी उच्च शिक्षा के साथ-साथ सम्मान की अधिकारिणी है। विवाह के नाम पर उसे तरह-तरह के सवाल पूछकर उसे अपमानित करना उचित नहीं है। आज लड़कियां भी लड़कों के समान ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, अतः उन्हें भी उचित सम्मान मिलना चाहिए। लेखक ने गोपाल प्रसाद जैसे रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों पर प्रहार भी किया है। ऐसे लोग जो नारी को समस्त अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं और उसे अपमानित करते हैं, उन्हें स्वयं अपमानित होना पड़ता है। इस प्रकार लेखक ने इस एकांकी में लड़के और लड़की का भेदभाव समाप्त करते हुए
शंकर जैसे लड़कों की अपेक्षा उमा जैसी लड़की की समाज को आवश्यकता बताई है। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन-कौन से प्रयास कर सकते हैं? तो देखिए बेटा, कहा जाता है हमारी जो पुराने ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं धार्मिक, उनमें भी लिखा हुआ है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र मीन्स जहाँ, नार्यस्तु नारियों का, पूज्यन्ते पूजे जाती हैं, सम्मान होता है, रमन्ते निवास करते हैं, तत्र वहाँ देवता। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। अब पिछले कुछ वर्षों में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। लेकिन आज भी जो गाँव की महिलाएं हैं, उनकी जो स्थिति है वो काफी दयनीय है। नारी की जो प्रगति का मुख्य आधार है शिक्षा। देखिए, अगर नारी शिक्षित होगी तो वह अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक होगी। तो सबसे पहले हमें क्या होगा कि नारी जाति को शिक्षित करना होगा। जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, ना तो वे अपना विकास कर सकती और ना ही वे देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकती हैं। इसलिए सबसे पहले नारी को शिक्षित किया जाना चाहिए। नारी को पुरुष के समान अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए समाज को जागरूक किया जाना चाहिए। महिलाएं किसी भी मायने में पुरुष से कम नहीं है। महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को लागू करवाने का प्रयास करना चाहिए। कि जितनी भी सरकार ने जो है महिलाओं के विकास के लिए जितनी भी योजनाएं बनाई है, उन सभी को जो है विकसित करना चाहिए। जो है वो इसका जो भविष्य है वो हो सके, क्योंकि यदि नारी ही शिक्षित नहीं होगी, जो परिवार को चलाने वाली है, दो दो परिवारों को संवारती है, यदि वह ही जागरूक नहीं है अपने अधिकारों के प्रति, यदि वह ही शिक्षित नहीं होगी, तो जो है हम अपने समाज के जो है उज्जवल भविष्य के, अपने देश के उज्जवल भविष्य की कामना नहीं कर सकेंगी। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोबारा से देख लो बेटा, क्योंकि उस टाइम नेट कनेक्शन पुअर था। तो आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से करती है, किन कमियों के बारे में बताती है? तो गोपाल प्रसाद व्यंग का स्तर तय करने से पहले उमा से तरह तरह के सवाल पूछते हैं। उमा स्वयं को अपमान करती है, शंकर का चरित्र ठीक नहीं था, क्योंकि शंकर जो है वो उसी के कॉलेज में पढ़ता था। वह लड़कियों की छात्रावास, छात्रावास क्या होता है बेटा? हॉस्टल। तो वह लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमता रहता था और कई बार वहां से शंकर को भगाया भी गया था। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस लड़के के लिए गोपाल प्रसाद हर प्रकार से परिपूर्ण लड़की चाहते थे, वह उनका लड़का शंकर स्वयं रीढ़ की हड्डी से रहित था, अर्थात पूर्ण रूप से वह अपने पिता पर आश्रित था। साथ ही क्या था कि वह झुककर भी चलता था। शंकर अपने लिए अत्यंत सुंदर लड़की की तलाश में था, जबकि उसमें अपने में बहुत सारी कमियां थी। शंकर भी चाहता था कि मुझे एक सुंदर लड़की मिल जाए, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां थी शंकर में। उसकी रीढ़ की हड्डी का न होना और ठीक ठीक प्रकार से खड़ा न होना उसकी सबसे बड़ी कमी थी, और चरित्रहीनता भी उसकी सबसे बड़ी कमी थी। उमा ने यहाँ उसकी इस कमी की ओर संकेत किया है। और 6 क्वेश्चन बेटा, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तो बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि आज के समाज को किसकी जरूरत है? उमा जैसी लड़की की। शंकर जैसे लड़के समाज को किसी भी रूप में जो है नहीं, समाज के विकास में, देश के विकास में अपना योगदान नहीं दे सकते। लिखा तो जरूर है, किंतु वह चारित्रिक एवं मानसिक रूप से इतना दृढ़ नहीं है कि समाज को एक नई दिशा दे सके। दूसरी ओर उमा जो है वर्तमान नारी की साक्षात प्रतिमूर्ति है। वह अन्याय का डटकर विरोध करने वाली है। उसमें रूढ़ियों और कुरीतियों से लड़ने का साहस है। वह अन्याय को चुपचाप सहन करके उसे बढ़ावा नहीं देना चाहती, बल्कि
वह लड़का और लड़की के भेदभाव को समाप्त करना चाहती है। वह स्पष्ट करती है कि रिश्ता तय करते समय लड़की से तरह-तरह के सवाल पूछकर उसे अपमानित करना उचित नहीं है। उमा समाज को एक नई दिशा देने में सक्षम है, अतः आज समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है। तो बेटा आज का जो लेसन है हमारा यहीं समाप्त होता है और कल जो है इसी लेसन का टेस्ट है। आपको सभी क्वेश्चन सर 11 क्वेश्चन सर दिसंबर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। धन्यवाद। आज का लेसन यही समाप्त होता है बच्चे।